दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं एकेजी अकेडमी। दोस्तों रिसेंटली हमने 14 दिसंबर 2023 का पेपर किया। आज हमारा जो पेपर है वो है 6 दिसंबर 2023 का, शिफ्ट 2 का पेपर है ये। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी लोग अभी नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो हमारा यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, शुरू करते हैं। पेपर का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल कहता है कि मानव शास्त्र निम्नलिखित में संबद्ध है। आधुनिक अध्ययन से, मध्यकाल से, भूमि संबंधी विषय से, मानव के क्रमिक विकास, क्रम विकास, वर्धन और विकास से। एंथ्रोपोलॉजी डील्स विथ मॉडर्न स्टडीज, मिडिवल टाइम्स, लैंड मैटर्स, एवोल्यूशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। सो दैट इसका ऑप्शन नंबर कौन से होगा? ऑप्शन नंबर 4 से होगा। हम जानते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजी है वो हमारे क्रमिक विकास के ऊपर ये आधारित है, बताता है कि हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ, हमने किस किस स्टेप से क्या क्या किया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। दो एवोल्यूशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इज राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन, सेकंड क्वेश्चन। ब्राह्मी इज एन एंशियंट गॉड, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, विलेज नेम। ब्राह्मी क्या है? ईश्वर, लिपि, भाषा या गांव का नाम। हम जानते हैं कि ब्राह्मी क्या है? लिपि है। जैसे अन्य लिपियां थी वैसे ब्राह्मी भी एक लिपि है और इसे देवनागरी, तेलुगु और तमिल सहित कई आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है। ठीक है, सो इट इज द मदर, इट इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ मेनी मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स इंक्लूडिंग देवनागरी, तेलुगु एंड तमिल। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी सरल कोणीय आकृतियां स्वरों और व्यंजनों के उपयोग से है और ये बाएं से दाएं लिखा जाता है और प्रत्येक अक्षर एक अलग ध्वनि का रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक, तो जो हमारे सम्राट अशोक थे, अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक कल्याण और सुशासन को बढ़ाने के लिए पत्थर के खंभों और चट्टानों पर अपने शिलालेखों को अंकित करने के लिए ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया। हालांकि ये पूर्णतः सही नहीं है, और भी लिपियों का प्रयोग किया, बट आप प्राइमरली ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ इसी लिपि का यूज किया और मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय ये, और इन्होंने अपनी लिपि को कहा धम्म लिपि। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम लोग। सवाल नंबर नेक्स्ट। जैनियों के अनुसार सिद्ध आत्मा कितनी श्रेणियों के होते हैं? सिद्ध आत्मा, जो अकॉर्डिंग टू जैन्स, द सिद्ध सोल्स आर ऑफ 2 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज। 2 श्रेणी, 3 श्रेणी, 4 श्रेणी और 5 श्रेणी। तो जैनियों के हिसाब से सिद्ध आत्माओं की 5 श्रेणियां होती हैं और पांचों का नाम क्या है? अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और मुनि। 5 श्रेणी है। जैन धर्म के अंतर्गत क्या होता है? कहा जाता है कि ब्रह्मांड और उसके 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, आकाश, काल, धर्म और अधर्म शाश्वत माने जाते हैं, इटर्नल है। मतलब ये पहले से मौजूद है, इन्होंने इसको किसी ने क्रिएट नहीं किया है। और हर आत्मा में अनंत ज्ञान, दर्शन, शक्ति और सुख के गुण होते हैं जो कर्म बंधनों के कारण अप्रकट होते हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चैत्र के माध्यम से आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है, जो पुनर्जन्म, दुख और शरीर के बंधन से मुक्त होती है। जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ेंगे हम लोग इसको। सिद्धात्माओं की 5 श्रेणियां जिनको हम लोग पंच परमेष्ठी कहते हैं। पहला श्रेणी हमारा अरिहंत है, तो जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है वो अरिहंत कहलाते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाते हैं वो लोग। सिद्ध, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। तीसरा आचार्य, जैन मुनि संघ के प्रमुख आचार्य होते हैं। मुनियों के जो गुरु होते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं। मुनि, साधु जो धर्म का पालन करते हैं उनको हम लोग मुनि कहते हैं। सो देयर आर 5 कैटेगरीज अंडर जैन फिलॉसफी। क्लियर? ओके। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण के कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? पहला हमारे पास अध्यापन, दूसरा प्रतिग्रह, तीसरा दान, चौथा भूत रक्षण। सो which one of the following duties of the Brahmins in incorrect as enumerated by कौटिल्य in his अर्थशास्त्र? ठीक है, तो टीचिंग नहीं है, क्या है? प्रतिग्रह, एक्सेप्टिंग गिफ्ट, मेकिंग गिफ्ट, प्रोटेक्शन ऑफ लिविंग बींग्स। तो हम जानते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण के 4 प्राथमिक कर्तव्य हैं। पहला क्या है? अध्यापन, शिक्षण करना, पढ़ाना लिखाना। ब्राह्मणों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने विद्यार्थियों को वेद और अन्य पवित्र ग्रंथ को पढ़ाएं। दूसरा है प्रतिग्रह, उपहार स्वीकार करना। ब्राह्मणों को मानदेय के रूप में अपने विद्यार्थियों और संरक्षकों को उपहार स्वीकार करने की अनुमति होती है। तीसरा दान, उपहार देना। लेकिन जो चौथा आपका है, जो जीवों की रक्षा करना, ये उनका मेन काम नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है भूत रक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ लिविंग बींग्स इज नॉट द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट राइट। सौंदरानंद काव्य के लेखक कौन है? शूद्रक हैं, अश्वघोष, भास या आर्यदेव। सौंदरानंद, हु इज ऑथर ऑफ सौंदरानंद काव्य? शूद्रक।
अश्वघोष, भास या फिर आर्यदेव। ठीक है, सो द राइट आंसर इज अश्वघोष। अश्वघोष लिखा है मतलब अश्वघोष ने लिखा है सौंदरानंद। तो सौंदरानंद जो काव्य है अश्वघोष द्वारा लिखित एक महाकाव्य जिसमें 18 सर्ग हैं जो बुद्ध के सौतेले भाई नंद की कहानी बताते हैं। कविता दो भागों में डिवाइडेड है। पहला भाग जो है नंद के शानदार भोग विलास वाले जीवन की बात करता है। दूसरा जो है वो दूसरा भाग है उत्तरार्ध भाग बौद्ध शिक्षाओं पर केंद्रित है। बुद्ध से मिलने के बाद नंद को आत्मज्ञान के मार्ग पर निर्देशित किया गया, वो इसके बारे में बताता है। तो कविता त्याग तपस्या प्रथाओं आध्यात्म मुक्ति की ओर बात करती है। ठीक है, अश्वघोष ने और भी कुछ लिखा। क्या लिखा? उन्होंने लिखा बुद्ध चरितम, गंडी स्रोत गाथा, शारी पुत्र प्रकटरणम। ये उन्होंने और भी रचनाएं लिखी। पूछता एग्जाम में अश्वघोष की अन्य रचनाएं कौन सी हैं। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है अर्थशास्त्र के कितने अधिकरणों और प्रकरणों में विभाजित है? 15 और 180, 21 और 180, 31 और 160, 31 और 180। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर 1, 15 और 180। जो अर्थशास्त्र आज हम लोग देखते हैं वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ था, इसके बारे में नीचे बताया गया है। फिलहाल जो कौटिल्य हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं चाणक्य, तो कौटिल्य को उनके कौटिल्य गोत्र कांड कौटिल्य का, उनका गोत्र था कौटिल्य तो उनको लोग कौटिल्य कहे। उनका जन्म पंजाब के चाणक्य में हुआ तो वो चाणक्य कहलाए। ठीक है, और उनके माता पिता ने उनको कहा विष्णुगुप्त। तो कई नाम हैं, कई नामों से उनको जानते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तो अलग नाम के परिप्रेक्ष्य में की बात की जाती है। चाणक्य अर्थशास्त्र द्वारा लिखित एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। 1905 में संस्कृत विद्वान रुद्रपटना शमशास्त्री ने पांडुलिपियों यानी कहीं ना कहीं खोया हुआ था, मिल नहीं रहा था, इसे ढूंढने का प्रयास के बार बार होता है। चाणक्य के नियम, तो भाई ये है कहाँ नियम? तो शमशास्त्री ने खोजा इसको, बहुत जगह पांडुलिपियाँ थी उसमें, उसके ढेर में से खोजा उन्होंने फिर, और जो उन्होंने 1909 में संस्कृत में इसको लिपिबद्ध किया यानी इसको लिखा, और बाद में 1915 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक, सवाल में जो पूछा है अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों पुस्तकों में संरचित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक को 150 अध्याय, 15 किताबें हैं अलग अलग, और 150 अध्याय में लगभग को डिवाइड किया गया है, जिन्हें आप 180 खंडों में पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ। इसमें 380 कारिकाएं, व्याख्यात्मक सूत्र हैं और 6000 श्लोक है। सोचिए कितना बड़ा ग्रंथ है। आज के टाइम में लिखा था तो इसका कितना बड़ा क्या होता। ठीक है, हाथ से लिखा गया है, कितनी बड़ी बात है ये। कालामुख निम्नलिखित में से किससे संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या नारायण धर्म। सो कालामुख सेक्ट इज वन ऑफ द जैनिज्म, शैविज्म, बुद्धिज्म, नारायणिज्म। ठीक है, सो एज वी नो दैट जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका शैविज्म इसका राइट आंसर है। कालमुख, ठीक है, संप्रदाय जो है शैव धर्म की एक प्रमुख शाखा है जो कालामुख संप्रदाय है, और जो कश्मीर से उत्पन्न हुई। ठीक है, उत्पन्न हुई और 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में काफ़ी फली फूली, वहाँ पे इनका विकास हुआ। महाव्रतधर के नाम से जाने वाले इस संप्रदाय के अनुयायी, यानी जो इस संप्रदाय के अनुयायी होते हैं उनको हम लोग कहते हैं महाव्रतधर। ठीक है, और ये पाशुपत परंपरा में पूजनीय व्यक्ति लकुलिश के तीसरे शिष्य कौरुष के वंशज माने जाते हैं, तो ये इनके वंशज माने जाते हैं। जो इस समुदाय की विशेषता है वो है कि जिसमें ये लोग परम तपस्वी प्रथाओं से हैं, जिसमें मानव खोपड़ी से भोजन और पेय का सेवन करना। मानव खोपड़ी है, उसमें खाना खाएंगे, उसमें पानी पिएंगे, और शरीर को दाह संस्कार की राख से वो लोग ढके रहेंगे, मतलब कुछ कपड़े उपड़े नहीं पहनना है ज़्यादातर। ठीक है, तो जो राख है दाह संस्कार की, जहाँ पर चिता जलती है वहाँ पर जा करके जो राख होती है उसको लपेट रहते हैं। सो दिस आर द, कभी पूछ लेगा कि ये संप्रदाय इसकी ये विशेषता है तो आप वहाँ पे इसको ऑप्शन में लगा सकते हैं। मुगल शासक बाबर के समय का प्रमुख चित्रकार कौन था? अबुल हसन, मंसूर, बेहजाद, फारूक, बेग। तो इसका आंसर क्या होगा? नो डाउट इसका आंसर होगा बेहजाद। बेहजाद मुगल शासक बाबर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, और बेहजाद की जो तुलना है वो इटली के महान चित्रकार राफेल से की जाती है। राफेल हमारे यहाँ पर फ्रांस का दिया हुआ जो है विमान भी है, टेक्नोलॉजी उसकी वाली है, तो इन्हें पूर्व का राफेल कहते हैं। ये पूर्व के राफेल है, ये पूर्व के राफेल है। ठीक है, तो ईस्ट के राफेल हैं बेहजाद, वेस्ट के राफेल हो गए कौन से? ये हमारे पास उनका नाम ही राफेल है। ठीक है, तो वो तैमूरी चित्रकला के महानतम चित्रकार माने जाते हैं।
बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में भी बेहजाद का जिक्र किया है और उन्हें अग्रणी चित्रकार कहा है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल मानते हैं, मतलब इसका मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसकी बात की जाती है। ठीक है, अगला सवाल, अकबर के राज्य में किस राजपूत शासक को सर्वोच्च मनसब प्राप्त, जिसका जितना मनसब वो उतना बड़ा आदमी। ठीक है, आज के टाइम की तरह मतलब शो करना है तो आप मनसब से उनको शो कर सकते हैं, कितनी उनके पास मनसब है। अलग अलग चीज़ें होती थी, फिलहाल में मनसब बड़ा है। तो बीकानेर के राजा बीकानेर के राज सिंह, जोधपुर के राजा मान सिंह, बूंदी के महाराज सुरजन सिंह, आमेर के राजा कुंवर मान सिंह। इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, विच राजपूत रूलर हेल्ड द हाईएस्ट मनसब अंडर अकबर। ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर 4 आमिर के कुंवर मान सिंह इसकी व्याख्या है। तो इनको क्या हुआ, 26 अगर ये 1605 को मान सिंह को 7000 मनसब बनाया गया, 7000 मनसब, जिससे वे मुगल सेना में 7000 घुड़सवारों के कमांडर थे। ठीक है, यह उपाधि मुगल सम्राट के बेटे और खुसरो के संरक्षक जहांगीर के अलावा किसी के पास नहीं थी। सोचिए कितना बड़ा उनका ओहदा था उस समय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाता है। ठीक, पाल खेत के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को किसने पराजित किया, पेशवा बाजीराव फर्स्ट, पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा नारायण राव। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास एक, पेशवा बाजीराव फर्स्ट, पालखेड़ महाराष्ट्र में है। युद्ध में पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम को हराया। 6 मार्च 1977-78 को मुंगी शेगाव नामक स्थान पर निजाम की हार हो गई और बाजीराव के साथ संधि हुई। इस संधि के तहत छत्रपति साहू जी को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त निजाम ने बाजीराव को दक्कन में सरदेश मुखी और चौथ वसूलने की अनुमति दे दी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। चलेंगे नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत, तो 10 नंबर सवाल हो गया। 11 सवाल, की सेना का वह सैन्य प्रमुख सेनापति कौन था जिसने वारंगल के काकतीयों पर आक्रमण किया। नो डाउट खाने जहां मकबूल, मलिक काफूर, मुबारक शाह खिलजी, खिजर खान। कौन से इसका ऑप्शन सही होगा, सो द ऑप्शन नंबर इसका 2 मलिक काफूर हैं। मलिक काफूर को ताज अल दीन इज अल दावला, नाम काफ़ी छोटा है फिर भी आपको याद करना पड़ेगा कि नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख सेनापति थे। 1299 में गुजरात के आक्रमण के दौरान उसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने पकड़ लिया था। 1309 के अंत में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को काकतीय राजधानी वारंगल में एक अभियान पर भेजा। जितने भी साउथ के अभियान होते थे यही करते थे मोस्टली। काकती सीमा पर एक किले को जीतने और उनके क्षेत्र में तोड़फोड़ करने के बाद मलिक काफूर 1310 में वारंगल पहुंच गए, अपना काम कर लिया उन्हें। ठीक है, अकबर ने बैरम खां के पतन के बाद तत्काल बाद वकील के पद पर किसे नियुक्त किया। भाई वकील किसे बना उन्होंने, तो है इसका आदम खान, शमशुद्दीन अलका खान, अतका खान, मुनीम खान, हाकिम सूर। तो जब ये बैरम खां को हटाया गया, अकबर अपॉइंटेड द पोस्ट वकील इमीडिएटली आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द बैरम खान। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 से मुनीम खान इसका आंसर सही है। तो बैरम खान को वकील उस सल्तनत के पद से हटाने और उसके स्थान पर मुनीम खान को नियुक्ति से राज्य के प्रशासन, मतलब उनको नियुक्त किया गया कि भाई उनको हटा दिया गया, उनको नियुक्त किया गया। कोई खास सुधार नहीं हुआ बल्कि स्थिति और खराब हो गई। फिलहाल मोहम्मद बैरम खान जिसका नाम है, जिन्हें आमतौर पर बैरम खान के नाम से जानते हैं, एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर थे। बाद में मुगल सेना के कमांडर इन चीफ बने और हुमायूं अकबर के दरबार में शासक। वो अकबर के संरक्षक थे, मेन तो ये है अकबर के संरक्षक बैरम खान, उनके मेंटोर थे, सलाहकार थे, शिक्षक थे, सबसे भरोसेमंद सहयोगी थे। लेकिन एक समय बाद इनको भी हटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए, शेषा सूरी के प्रशासन के संदर्भ में प्रत्यक्ष सूचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रदान की है। कि भाई कौन सा लेखक है जो बता रहा है, विच राइटर हैज गिवन द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेरशाह सूरी। सो अबुल फजल, खाफी खान, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्बास खान सरवानी। नो डाउट इसका आंसर क्या होगा, अब्बास खान सरवानी। तो तारीख शेर शाही, शाब्दिक अर्थ में शेरशाह का इतिहास, तारीख शेर शाही। ठीक है, एक ऐतिहासिक कार्य जिसने मुगल सम्राट अकबर के अधीन वाकया नवीस अब्बास खान सरवानी, नाम छोटा होता है तो याद करने में आसानी होती है, द्वारा संकलित किया गया था, जिसमें सूफी संप्रदाय के संस्थापक शेरशाह सूरी के शासन का विवरण दिया जाता है। शेरशाह सूरी का प्रशासन पुरानी संस्थाओं पर आधारित था, लेकिन
एक नई भावना के साथ, लोगों के हितों के साथ वो जुड़ा हुआ था। ठीक, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1555 में, 1567 में, 1565 में या 1575 में। ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध हम जानते हैं, जिसको हम लोग राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, और ये विजय, ये इसका ऑप्शन नंबर 3 है 1565। ये 23 जनवरी 1565 के बीच में ये लड़ा गया। विजयनगर के हिंदू राजा थे राम राय, और वास्तविक राजा कोई और थे, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, राम राय थे। और 4 मुस्लिम सुल्तानों के बीच बीजापुर, बिदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के खिलाफ लड़ा गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, राम राय की हार हो जाती है, जिससे विजयनगर का तत्काल पतन हो जाता है। ठीक है, तब तक तो ठीक था। राम राय जिन्हें औलिया राय के नाम से भी जानते हैं, तो सम्राट कृष्णदेव राय के दामाद और विजयनगर साम्राज्य के अरावली राजवंश के पूर्वज थे। ठीक है, और ये चौथा और आखिरी वंश था इनका। ठीक, और निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी रचना कम्बन ने नहीं की है? कंब रामायण, मुनव्वर उला, सतोपकार नथी, एरुलुपुथु। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय कम्बन? सो नो डाउट इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मुनव्वर उला, नाम से भी लग रहा होगा कम्बन। सो ओटाकुथुर एक तमिल दरबारी कवि और बाद के 3 चोल राजाओं अर्थात विक्रम चोल, कुलोतुंग द्वितीय और राजराजा द्वितीय के मंत्री थे। इन्होंने इन 3 राजाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी थी और अपनी उला कविताओं के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने ही मुनव्वर उला की रचना की थी। तो पूछ सकता है एग्जाम में फिर से। कविन चक्रवर्ती कंबन एक भारतीय तमिल कवि और रामावतारम के लेखक थे, जो महाकाव्य रामायण के तमिल संस्करण कम्ब रामायण के नाम से लोकप्रिय, बहुत फेमस है ये। ठीक है, जिन्होंने तमिल में एक साहित्यिक रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे कि तिरुकई वलक्कम, एरुलुपुथु, सिलाई इलुपातु, कंगई पुराणम, सदोपकार अन्नथी और सरस्वती अंतति। तीन के हैं रचनाएं। ठीक, एकता पद से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है? वित्तीय दायित्व, सैन्य और सिविल सेवाओं के बदले भूमि प्रदान करना, प्रशासन के लिए कृषि भूमि, शिकदार ए शिकदरान को सौंपा गया न्यायिक क्षेत्र। ठीक है, तो सैन्य और सिविल सेवाओं के बदले भूमि प्रदान करना, यही होता है एकता प्रणाली। नो डाउट इस एकता प्रणाली को शुरुआत करते हैं हमारे यहाँ भारत मामलुक वंश के शासक के रूप में इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी के विचारों के आधार पर एकता प्रणाली की शुरुआत की। और ये है क्या, ये भूमि आवंटित करने की ये प्रणाली है कि भाई कुलीनों को, जो सैनिक हैं, उन धार्मिक नेता, उनको भुगतान के रूप में आप भूमि का आवंटन कर दीजिए और उस भूमि से उनको जो कुछ भी मिलेगा उससे उनको प्राप्त होगा। तो यह शब्द दिल्ली सल्तनत में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो गौरी के विचार से प्रभावित होकर के यहाँ पर पूछ सकता है एग्जाम में, इल्तुतमिश है। बलबन ने इसे क्या किया, पुनर्गठित किया, और जिससे क्या हुआ, उन्होंने बाद के साम्राज्य को भूमि के टुकड़ों में काट दिया और एकता को वंशानुगत बनाने का विरोध किया। इन्होंने कहा भाई वंशानुगत नहीं होना चाहिए एकता, कि हमारे पास एकता, हमारे बेटे के पास भी एकता है, भाई जो जैसा काम करे उसको ऐसा मिले। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद एकता, मोहम्मद बिन तुगलक ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो सैनिकों को केंद्रीय खजाने से भुगतान करना शुरू कर दिया। तो नो डाउट तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक द्वारा एकता प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया, साथ ही अमीरों को खुश करने के लिए कार्यों को वंशानुगत बना दिया गया। तो नो डाउट जिनको राज्य करना है उनको कुछ लोगों को खुश भी करना होता है। ठीक, नहीं खुश करेंगे तो राज्य पे संकट हमेशा बना रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में नक्शबंदी सिलसिले का आरंभ किसने किया था? शाह नियामतुल्लाह कादरी, शाह अब्दुल्ला सत्तारी, ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बाकी बिल्ला। नो डाउट इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 है, ख्वाजा बाकी बिल्ला। नक्शबंदी सिलसिला सुन्नी इस्लाम का एक सूफी सिलसिला है, जिसका नाम बहाउद्दीन नक्शबंद के आधार पर रखा गया, यानी इनका नाम है इसी आधार पर नक्शबंदी सिलसिला है। और ये क्या है, वे अपने सिलसिले को जाफर अल सादिक के माध्यम से अपने खलीफा अबू बकर के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास है। ये भारत मुस्लिम जीवन में एक प्रभावशाली कारक बन गया। कुल मिलाकर के ये जो ऑप्शन है इसका, ख्वाजा बाकी बिल्ला का, इसका ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, आरंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान शोरा के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र में से कौन सा था? मैसूर, उत्तरी सिरचर, उसके बाद बिहार या फिर बंगाल। तो नो डाउट इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। तो बिहार प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान शोरा उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिहार था, विशेष रूप से राजधानी पटना के आसपास का क्षेत्र। ठीक है,
विदेशी पहुंच और मांग के कारण बिहार की क्षमता के विकास के बाद पटना शोरा उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। भारत में उच्च गुणवत्ता वाले शोरा का उत्पादन किया, जिसका उपयोग बारूद, हथियार और रॉकेट विकसित करने के लिए किया गया। 1757 में जब बंगाल पर ब्रिटिश कब्जा हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में शोरा का कमांड मिली, नियंत्रण मिल गया। ठीक है। कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग को निम्नलिखित में किसके नाम से जानते हैं? दिल्ली स्कूल, मद्रास स्कूल, यूरोपीय स्कूल, पटना स्कूल। ठीक है, इस सबको हम लोग पढ़ेंगे अपने क्लासेस में। फिलहाल इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 सही होगा, पटना स्कूल। जो पटना कंपनी पेंटिंग, जिसे पटना स्कूल के पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, पूछ रहा है कई बार एग्जाम में। और भारतीय कलाकारों द्वारा ब्रिटिश भारत में बनाई गई नई पेंटिंग की, जिसमें इंडो यूरोपियन शैली का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन 4 पटना स्कूल, इसका पूछा है। 1857 के विद्रोह के किस नेता को ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने ब्रिटिश शासन का एकमात्र शत्रु कहलाने योग्य कहा? कि भाई एकमात्र शत्रु है, इसको अगर आप हटा दोगे तो सब ठीक है। तात्या टोपे, नाना साहब, मौलवी अजीमुल्ला, बाबू कुंवर सिंह। नो डाउट बाबू कुंवर सिंह काफी वृद्ध व्यक्ति थे, लगभग 80 साल के थे जब उन्होंने अपना हथियार उठाया। 80 वर्ष के। आज 80 वर्ष के लोग कैसे रहते हैं? आज के टाइम में अगर हम लोग या कोई लोग 80 वर्ष हो जाएंगे तो खुद नहीं उठ पाएंगे, हथियार उठाने के बाद छोड़ दीजिए। 80 साल की उम्र में लड़ाई कर रहे हैं। तो AHCUX शाहबाद के मजिस्ट्रेट थे। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर को एक पत्र लिखा था, पत्र में बताया था कि भाई आरा 1800 के महान विद्रोह के बाद आरा में अंग्रेजों की रक्षा और बचाव का विवरण देते हुए टिप्पणी कुंवर सिंह के लिए की थी। तो ये है बाबू कुंवर सिंह, काफी जाना माना नाम है। ठीक, इससे कई सवाल है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, फिर बिहार से इन्होंने किसने किया, फिर जगदीशपुर से कौन थे, बहुत सारे सवाल पूछता है आपसे। ठीक है। साम्राज्यों का उत्थान और पतन चर्बी युक्त कारतूस का विषय नहीं है, यह कथन किसका है? कार्नवालिस, लिटन, डिज़रायली या फिर मेयो। ठीक है। Who said that the rise and fall of the empires is not matter of the greased carcass? तो ये कार्नवालिस है, लिटन है, या फिर डिज़रायली या फिर मेयो। ठीक है। सो डिज़रायली, बेंजामिन डिज़रायली का एक कथन है और ये उन्होंने संसद में बयान दिया था। ठीक है, संसद में बयान दिया था डिज़रायली। साम्राज्यों का क्षय और पतन चर्बी वाले कारतूसों का मामला नहीं है। ठीक है, तो चर्बी वाले कारतूस की घटना की वजह से हम जानते हैं कि विद्रोह होता है। 1857 की क्रांति की चिंगारी वहीं से फली फूलती है, मतलब निकलती है। हालांकि ये क्रांति बाद में दबाई जाती है, बट आप कह सकते हैं 1857 की क्रांति अगर एक रूप में एक समय, अगर उसमें सोचिए अगर मोबाइल फ़ोन होता, व्हाट्सएप होता, नो डाउट हम लोग उसी दिन आज़ाद हो गए होते। बट कम्युनिकेशन का अभाव था, सो दैट की चीज़ें बाद में पहुँच रही थी। तो ये चर्बीयुक्त कारतूस से घटना होती है। और एनफील्ड राइफल थी, कारतूसों पर जानवर की चर्बी लगाई जाती थी। सिपाहियों को कारतूस लोड करके कागज़ के कवर को काटना पड़ता था, काट करके उसको फेंकना पड़ता था, फिर लगाना पड़ता। वो जो कवर होता था वो चर्बीयुक्त होता था। ठीक है, चलिए गाय या फिर सुअर। गाय हिंदुओं में पूजनीय होती है, सुअर को जो मुसलमान है उसको नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है ये तात्कालिक कारण थी। निम्नलिखित में से किसे गैर वैदिक उपनिषद नहीं माना जा सकता? जबला उपनिषद, गर्भ उपनिषद, शुबाला उपनिषद, केन उपनिषद। तो गैर वैदिक इसमें से कौन सा है जो गैर वैदिक नहीं है, यानी वैदिक का पार्ट है? तो केन उपनिषद जो है वो साम वेद पर आधारित, इसलिए इसे वैदिक उपनिषद कहा जाएगा, ना कि गैर उपनिषद। ठीक है, तो ये गैर उपनिषद नहीं है केन उपनिषद, क्योंकि सामवेद का पार्ट है ये। और जो ये हैं 13 सबसे महत्वपूर्ण वैदिक उपनिषद कौन है? ऐत्रेय, कौशिकी, छंदोग्य, केन, तैत्रीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, बृहदारण्यक, ईशावास्य, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। केन उपनिषद इसका पार्ट नहीं है क्योंकि ये खुद ही वेद है। ठीक है, वेद का पार्ट है। अच्छा, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1874 को भारत श्रमजीवी जर्नल का 74 में भारत श्रमजीवी जर्नल पत्र एक है उसका शुभारंभ किया? NM लोखंडे, शशिपाद बनर्जी, WC बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो आपने आंसर देख ही लिया होगा अभी, इसका आंसर क्या होगा? शशिपाद बनर्जी। तो शशिपाद बनर्जी ने क्या किया? 1874 में भारत श्रमजीवी नामक जर्नल की शुरुआत की, जो मजदूर वर्ग के लिए समर्पित भारत की पहली पत्रिका थी। पूछ सकता है एग्जाम में, भारत में श्रमजीवी ये पहली पत्रिका है। ठीक है, भारत में श्रमजीवी मजदूर वर्ग की पहली पत्रिका थी। दो बार आ गया। ठीक है, एक ही बार होगा, जिसकी उसमें लगभग 15,000 प्रतियां बिक गई। 15,000 उस समय के टाइम में, जबकि है ये 1874 में, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, शशिपाद बनर्जी समाज सुधारक थे, ब्रह्म समाज के नेता थे, जिन्होंने महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और श्रमिक कल्याण में योगदान दिया था। उन्होंने लड़कियों के स्कूल, विधवा आश्रम और श्रमिक संगठन की स्थापना की।
ठीक है। और दूसरा एक नाम है नारायण मेघाजी लोखंडे। तो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के इनको जनक मानते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन में था, सो दैट यहाँ पे इनसे लिखा गया। 19वीं सेंचुरी में श्रमिकों की स्थिति सुधार करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने जातिवाद और सांप्रदायिकता पर साहसी पहल की और हिंदू मुस्लिम दंगे में शांति स्थापित करने की भूमिका निभाई। और इसीलिए उनको क्या हुआ, उन्हें 1895 में राय बहादुर जस्टिस ऑफ पीस का पद मिला। 2005 में उनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। ठीक। अंग्रेजों ने भारत में कुल कितने चार्टर एक्ट किए? 2, 4, 6 और 8। तो नो डाउट इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। 1793 का चार्टर एक्ट है, पहला हमारा ये हो गया। फिर हमारा 1813 का चार्टर एक्ट है लगभग 20 साल के बाद। फिर 1833 का चार्टर है, ये भी 20 साल के बाद। 53 का चार्टर है, लगभग 20 साल में चार्टर आते थे, तो ये हर एक 20 साल में इस चीज़ को आता था। तो 4 इसका आंसर होगा 1793। अब इस चार्टर में कौन कौन से मूल बातें हैं, तो ये इसके बीच लिखा हुआ है कि चार्टर एक्ट 1793 में क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर कंपनी शासन के निरंतर को जो है उन्होंने सुनिश्चित किया। ठीक है। और 1813 का चार्टर क्या कहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त किया, सिवाय चीन और चाय के व्यापार के। तीसरा जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार हटाकर प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल की शक्तियां केंद्रीकृत कर दी गई। और 1853 का जो चार्टर क्या है, ये सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता की परीक्षा, केंद्रीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व और कंपनी के शासन में बदलाव शामिल करता है। ठीक। तो ये इसका आंसर है। और आज का लास्ट सवाल, मानव मात्र हेतु एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख संदेश है? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर क्या हो जाता है सही? नारायण गुरु। नारायण गुरु क्या है? इनका ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड इनका केरल भारत के एक सम्मानित आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने कठोर जातिवाद प्रणाली को चुनौती दी और सामाजिक समानता को बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है। तो उन्होंने एक उनका प्रसिद्ध क्या उदाहरण है कि एक जाति एक धर्म एक भगवान क्यों नहीं हो सकते भाई? एक जाति रहे, एक भगवान हो, एक धर्म हो, इतनी प्रकार की जातियां हैं, इतने प्रकार भगवान, उसको उन्होंने विरोध किया, एक होना चाहिए। गुरु ने जातिवाद की दीवार तोड़ने के लिए काम किया और पिछड़े जातियों के लिए शिक्षा समाज सुधार की वकालत की। 1888 में उन्होंने आर्यवर्ण में एक शिवलिंग की स्थापना की थी। उनका एक क्या है, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम एक प्रमुख सामाजिक संगठन है जिसकी स्थापना 1903 में श्री नारायण गुरु ने की थी। ठीक है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से पिछड़ी जाति और हाशिए पर की जाती है, हाशिए मतलब जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, उनके लिए किया गया था। तो ये आज के ये 25 सवाल ही होते हैं खत्म। अब अगले वीडियो में मिलेंगे 26 से लेकर के 50 के बीच, फिर उसके बाद अगला ऐसे होगा। तो 4 इसके भी पार्ट बनाए जाएंगे क्योंकि ये लंबा सीरीज चलने वाला है। बहुत साल के पेपर हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आज के सेशन में शामिल होने के लिए थैंक यू वेरी मच। मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।